मंडी लगती है, इस मंडी को बंद होना चाहिए। सदारती ऑर्डिनेंस पाकिस्तान के आइन सुप्रीम कोर्ट पर भी बदतरीन हमला है। सुप्रीम कोर्ट केस सुन रही है, जो भी फैसला होगा हम उस फैसले को खुले दिल से तस्लीम करेंगे। बड़े बड़े डाकुओं को एनआरओ नहीं दूंगा। कैंडी की तरह एनआरओज बनते जा रहे हैं। इस वक्त उनका मैच इमरान खान के साथ पड़ा हुआ है, तो इसलिए बहुत ही मुश्किल क्या कि तकरीबन नामुमकिन है। इमरान खान को हम छोड़ेंगे नहीं, इमरान खान को हर जुल्म का हिसाब देना होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। सियासी खबरें तो सुबह की आप सुन ही रहे हैं, कल की कोई नई डेवलपमेंट नहीं है। वही बात चल रही है कि जी शो ऑफ हैंड्स के ऊपर जो ऑर्डिनेंस आ गया उस पर अपोजिशन का रिएक्शन है और वो कह रहे हैं कि जी अपने बंदे क्योंकि इनके कंट्रोल में नहीं है गवर्नमेंट के, तो ये अपने आप को बचा रहे हैं और नाम ले रहे हैं कि जी हम शफाफियत चाहते हैं। इंटरेस्टिंगली मेरी बहुत से लोगों से बात हुई जो इस धंधे में पुराने लोग हैं, सेनेट इलेक्शन उसमें, और आप सरप्राइज़ होंगे कि पिछले इलेक्शन में जहाँ रेट 3.5 से 5.5 करोड़ था, इस पर 10 से 15 करोड़ रुपए मार्केट का भाव चल रहा है, जो पहली फर्स्ट चॉइस देने का, क्योंकि इसमें मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, तो पहली चॉइस का 10 से 15 करोड़। सो इशू तो है बड़ा सीरियस किस्म का। लेकिन दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हुई हैं। लोकल गवर्नमेंट के ऊपर एक बड़ा स्लो डेवलपमेंट, कुछ खामोशी से दो ऐसे फैसले हो रहे हैं जो बड़े सख्त हालात को इफ़ेक्ट भी करेंगे, चेंज भी कर सकते हैं। परसों जस्टिस बशीर आलम साहब ने अपने ऑफिस को डायरेक्ट किया कि आप एक एप्लीकेशन लगा दें। ये राजा मुनव्वर साहब की एक पिटीशन थी जिसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें उठाई हुई हैं, ख़ास तौर पे ये जो है प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड को रिवाइव करने का, जो इस गवर्नमेंट के आने के बाद ख़त्म कर दिया गया था। अगर ये आ जाता है तो फिर जो फाइनेंशियल पावर सारी है, और ये जब सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, कोई ऐसी वजह नहीं है कि ये अवार्ड गवर्नमेंट को ना लाना पड़े। उसके अंदर उन्होंने डी फ्रीजिंग ऑफ करंट जो अकाउंट्स हैं उसकी बात भी की हुई है। ये अपनी जगह पे, और अगर आपको अंदाज़ा सब मैं दे दूंगा तो क्योंकि आपकी मेरी ज़िंदगी से डायरेक्टली इफेक्ट होती है। पिछले साल फॉर एग्ज़ाम्पल सिंध में 1600 अरब रुपया वो था जो लगना चाहिए था लोकल गवर्नमेंट के थ्रू। पंजाब में जो लगा, जो और उस खर्चे के अंदर हेड्स में, पंजाब के अंदर 2100 अरब, KPK में 1100 अरब और बलूचिस्तान में 600 अरब। अब अगर जब ये फैसला होगा अदालत का और ये लोकल गवर्नमेंट्स का ये सीन सारा कानून के मुताबिक जब होगा, तो ये है वो पाए जो इस महकमों में जाएगी, इस लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जाएगी। तो क्या ये MP MNAs जो से हैं, क्या अब ये PDM वाली सियासत पे जाएंगे और इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे? जो इनका अपना बरादरीज़म था वो तो वैसे ही बहुत बखूनी इलेक्शंस होते हैं जो लोकल गवर्नमेंट के होते हैं, लेकिन अब जब फाइनेंशियल किटी भी इतनी बड़ी यहाँ पे होगी तो क्या बनेगा PTM का, इस पर ही बात करेंगे और क्या आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन एक झगड़ा चल रहा है, वो एक्शन रिप्ले हो गया। वो कुछ अर्सा पहले आपने देखा लाहौर में खोखर पैलेस गिरा, उस पर बड़ा सीन हुआ। फिर अब कराची में भी हो गया, अगर वो कहते हैं कि जी ये टिट फॉर टैट नहीं है, हमारा तो ऐसा सीन ही नहीं है। लेकिन शुरू में प्रोग्राम में चाहता हूँ कि 5-10 मिनट हम उसको एक साइड पे कर लें, क्योंकि वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मेरे गेस्ट हैं मेरे साथ, फ़ारूक हबीब साहब हैं, PTI के MNA हैं और फेडरल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर रेलवेज़ हैं। हलीम आदिल शेख साहब हैं, रिसेंटली जो अपोजिशन लीडर हुए हैं सिंध असम्बली में और MP हैं ऑब्वियसली। हमें ज्वाइन करेंगे अभी नासिर हुसैन शाह साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लोकल गवर्नमेंट। लेकिन एक छोटा सा पहले देख लें कि ये हुआ क्या है। लाहौर में खोखर पैलेस में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। हमारे पार्लियामेंटेरियंस के घर गिराते हो और कौमी असेंबली में आप हमसे ताउन मांगते हो। इससे बड़ा कब्जा माफिया तो ये जाली हुकूमत खुद है। जो शख्स है जिसका नाम इमरान खान है, वो पर्सनली बैठ के इस सारे ऑपरेशन को मॉनिटर करता रहा है। इस तरह मैंने बड़ा महल गिरते देखा। सबसे बड़ा लाहौर का कब्जा ग्रुप जिसकी पुश्त पे पिछड़ा वजीर आजम और उसकी फैमिली खड़ी थी। हलीम आदिल शेख के रिश्तेदारों का फार्म हाउस गिरा दिया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम। ये जरदारियों और मुराद अली शाह डबल शाह की तरह कोई विदाउट टाइटल ये सरकारी जमीनें नहीं है। ये कार्रवाई लाहौर में, इस्लामाबाद में, सियालकोट में होती है तो ये PTI के लोग तारीफ करते हैं। इतना ही फर्क है पंजाब के इशू में और मेरे इशू में जितना गधे और घोड़े का फर्क होता है। इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट पे कहने पे हो रही है। एक तो चोरी,
फिर सीना जोरी। जब मैं अपोजिशन लीडर बना उसके बाद वज़ीर आला सिंध पागल हो। खुद आया था सेवन शरीफ तो मेरी तारीफों के पुल बांध रहा था। कोई सियासी इंतकाम नहीं है, कोई सियासी बात नहीं है। ऐसे लोगों के भी मकानात शामिल हैं जिनके दावेदार अब ये खुद बन गए हैं पीटीआई वाले लोग। कोई कानून के ऊपर नहीं, बड़े बड़े डाकुओं के ऊपर हाथ पड़ेगा, ये है तब्दीली। जी, ये सारी आपने बातें सुनी। मैं बस क्विकली एक सेगमेंट में मैं चाह रहा हूँ इसको एक साइड पे करें। नासिर हुसैन शाह साहब, लोग हम तो बड़े खुश हैं अगर लाहौर के अंदर खोखर बरादरान ने ज़मीन संभाली भी थी, बड़ा अच्छा हुआ टूट के। अगर इन्होंने संभाली भी थी, शेख साहब ने बड़ा अच्छा किया, आपने इनको भी किया। लेकिन तासुर मिल रहा है कि टिट फॉर टैट हुआ है, ये जो सा है इंतकामी कार्रवाई। वो भी कहते हैं कि मैं अपोजिशन लीडर बना हूँ तो मेरे में सारी बुराइयाँ नज़र आ गई। तो शाह साहब, इसमें लेटेस्ट क्या है? अभी शेख साहब बता रहे थे मुझे कि आप पे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के भी नोटिस वोटिस आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। देखें, यहाँ पे जो ये एक कार्रवाई हो रही है, ये कोई एक या कल के दिन में नहीं हुई, बल्कि ये 2-3 माह से यहाँ पे हो रही है, जिसका मालिक साहब पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। और जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर यहाँ पे ये एक्शन हो रहा है। और इस वक्त तक, आज के दिन तक 4000 एकड़ से ज़्यादा बहुत ही कीमती ज़मीन जो है वो खाली कराई गई है, जिस पर बहुत सारी तजावज़ात थी, बहुत सारी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई थी। और ये एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। और मैं ज़िम्मेदारी के साथ आपके इस प्रोग्राम में ये बात कर रहा हूँ। जो मैं आप जिस वक्त एक प्रोग्राम रखें तो वो आपको दस्तावेज़ात, वो रोज़ के स्टेप्स और जो क्लिप्स हैं, आजकल मीडिया पे भी है, सोशल मीडिया पे भी है, वो सारी चीज़ें हैं। कल का जो एक्शन हुआ वो रूटीन का एक्शन था। उसके बाद एकदम अलीम आदिल साहब की आई एक प्रेस नोट आया सोशल पे, तब इल्म में आया कि ये इनका एरिया है। जब पूछा गया इंतज़ामिया से कि ज़ाहिर है ये इंतज़ामिया ख़ुद कर रही है पूरा जो भी एक्शन हो रहा है, जहाँ जहाँ इस तरह की रेगुलरिटीज़ है, सिंध गवर्नमेंट उनको ज़रूर सपोर्ट कर रही है और उनके आड़े नहीं आ रही कि हम रुकावट डालें कि साहब ऐसे ये नाकाबिले यकीन बात उन्होंने लगती बताया है कि आपको पुलिस वालों ने नहीं बताया होगा कि जी ये फार्म हाउसेस वगैरह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के हैं। मेरी भारी काम है। जी मेरी बात सुन लेना पूरी, मैं सिर्फ आपको अर्ज कर दूं तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि ये जी तजावज़ात गैर कानूनी तौर पर हैं और कोई 30 साला अलॉट की हुई ज़मीन थी जिसमें मोस्टली कैंसिल हो चुकी है, कुछ में भी लीज़ बाकी हों, लेकिन उनका पर्पस जो था वो डेयरी और पोल्ट्री का था। और वहाँ पे इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज़ या ये दीगर जो भी चीज़ें हैं ये उसी ज़िम्मे में आती हैं कि जो एक गैर कानूनी है। तो उस पर ही एक्शन हुआ। अगर अलीम आदिल साहब समझते हैं कि कहीं कोई कोर्ट के ख़िलाफ़ कोई बात हुई है, कोई इस तरह की हुई है, तो उसको बिल्कुल चेक किया जाएगा और जिन्होंने किया है उनके खिलाफ एक्शन भी होगा। ठीक है में जब शेख साहब से ले लेते हैं आपका पोजीशन। लेकिन ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में हम रिपोर्ट जमा करा चुके हैं। ये जो तासुर दिया जा रहा है मालिक साहब कि सिर्फ एक दिन प्रोसेस हुआ, ऐसा नहीं है। इसी डिस्ट्रिक्ट में, सिर्फ मलीर डिस्ट्रिक्ट में 1200 एकड़ से ज्यादा जमीन खाली कराई गई, जो सुप्रीम कोर्ट में जिसकी रिपोर्ट जमा भी करा दी गई है। ये कल की बात नहीं है। शेख साहब ये बताएं, ये जब लाहौर में खोखर बरादरान का हुआ, पैलेस गिराया गया, तो उस पर उनके भी वर्कर्स आ गए, उन्होंने भी बड़ा पुलिस से झगड़ा वगड़ा किया। तो तमाम पीटीआई की क़यादत ने बड़ी लान तान की कि भाई ये बदमाश हैं, क्या हैं, कानून की बात करें। आप लोगों ने भी वही किया यहाँ पे, वो इसी तरह आप लोग भी पड़ गए पुलिस को, वहाँ पे झगड़ा शगड़ा, हाईवे बंद कर दिया, मोटरवे बंद कर दिया। ये कानूनी अगर जंग है तो क्या आप लोग कानून से ऊपर हैं? क्या आप लोग भी कानूनन लड़ें? ये हाईवेज बंद करना, मोटरवेज बंद करना, क्या ये जेब देता है आपको? जी मालिक भाई, मैं चाहूँगा कि मैं इसका जवाब दे पाऊँ। शाह साहब बहुत मोहतरम है और सैयद भी हैं माशाल्लाह, इन्होंने दुरूद शरीफ भी पढ़ा। बस मैं सिर्फ ये पूछता हूँ कि क्या दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं था, क्या इसका जवाब दे सकते हैं? वो मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता कि दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद ये कहना कि इनको मालूम नहीं था, इसका फैसला अल्लाह करे, उसका रसूल करे कि ये दुरूद शरीफ के बाद इन्होंने सच कहा कि गलत किया। ये तो सारे प्लान ही हुए चीफ मिनिस्टर हाउस में, जहाँ सब लोग मौजूद थे। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात मैं आपसे करता चलूँ कि डिटेल में, चूंकि आपने छोटा सेगमेंट है इसका, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तफसील से एक एक पेपर दिखाया है। इस सारे एपिसोड के ऊपर एक एक इंच लीज्ड है, एक एक इंच लेजिटिमेट है
और ये कल की डेट में 2 स्टे ऑर्डर्स जारी हुए हैं। वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट स्टे तो 5 अगस्त 2020 को जारी हुआ था, गेस्ट नंबर 1223। नहीं वो ठीक है, मुझे पहले ये बताएं कि जो आप लोगों ने तशद्दुद किया है और पुलिस वगैरह के साथ झगड़े सब कुछ, क्या वो जायज है? मालिक भाई मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मुझे मौका तो दीजिए। मतलब पहले बता रहा हूँ आपको कि स्टे भी था, लेजिटिमेट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ, कल में हुआ। अब मैं बताता हूँ कि मैं वहां क्यों गया। ठीक है, इन्होंने गैर कानूनी काम किया। तारिक साहब और अजीम साहब जो इसके ओनर्स हैं, दो में, एक मेरे कजन है, मेरे भाइयों बेनामी नहीं है, कोई कुल्फी वाला, सब्जी वाला, मूंगफली वाला नहीं, वो लोग हैं। वो फौरन कोर्ट चले गए इस डेमोलिशन के खिलाफ के गलत काम हो रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि वहां इनके साथ, पुलिस के साथ कुछ गुंडे थे सिविल कपड़ों में। वहां कुछ फैमिलीज थी, उन्होंने उनके हार उतारे, चूड़ियां उतारी, LCDs ले गए। आप देखें, घोड़े खोल दिए, बकरियां ले गए, मुर्गियां ले गए, तनख्वाह के पैसे निकाल लिए, मोबाइल चोरी कर लिए। मेरे अगर किसी जगह डाका डल रहा हो और वहां पॉलिटिकल लोग, चूंकि ये PS 88 है जहां इलेक्शन हो रहा है 16 फरवरी को, उस हल्के के अंदर है, इन्होंने वहां जाके वहां जो रॉबरी स्टार्ट कराई। तो मालिक भाई बात यह है, सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन ये बर्दाश्त हम नहीं कर सकते। आप देखिए 10 बजे स्टार्ट किया, मैं 2 बजे के बाद जब पता चला कि इन्होंने वहां घुसकर वहां फैमिलीज के साथ, मैं बता रहा हूँ, और ये हमने रात को वज़ीर आला सिंध के कहने पर हमने कहा कि सारा कुछ हुआ, हमने इनकी 2 FIRs कराने के लिए हमने दरखास्त भी दी हुई है। जब इस तरीके की सूरत हाल करेंगे तो मैं जाऊंगा। दूसरा, जहां तक रही रोड ब्लॉक करने की बात, ऐसा नहीं है, हम थाने के अंदर बैठे हुए थे, वर्कर्स मेरे साथ थे, जज्बाती वर्कर्स थे। मेरा हल्का है, लोगों से एक मेरी मोहब्बत है, मैं पूरे सिंध में लोगों की गरीबों की आवाज बनता हूँ। लोग इकट्ठे हो गए, मैं अंदर था, SHO साहब ने मना कर दिया कि जी हम एप्लीकेशन भी नहीं ले सकते। उसके बाद वर्कर्स, अच्छा शेख साहब मुझे एक बात बताएं, अभी आपने भी बात की चीफ मिनिस्टर सिंध की। चीफ मिनिस्टर सिंध ने कहा आप पे तनकीद करते हुए कि 7 शरीफ में तो मेरी तारीफ करते थे हलीम शेख साहब, तो हमने वो क्लिप निकाला आपका, जरा वो भी सुनते हैं और फिर उस पर भी मैं आपका जरा राय चाहूंगा। जी ये संधड़ी असांजी सिंधड़ी कलंदर जे करे कायम है, इहो हकीकत ॿुधायां त असांजी सिंध हुकूमत जेकी आहे इहो तव्हांजे साईं मुराद अली शाह जेकड़ो हिकिड़ो ऑनेस्ट, इफेक्टिव, एनर्जेटिक ऐं बेहतरीन मिनिस्टर आहे, उन जे करे सिंध हुकूमत असांजी हले पई। न त असांजे चंद नाअहल वज़ीर जेके कैबिनेट में इहो न हुजे हा त हुकूमत जो हाल कोन। इहो बि तव्हांखे ॿुधायां त 7 जे करे सिंध हुकूमत बि हले पई। ऑनेस्ट, इफेक्टिव, एनर्जेटिक, कलंदर, अगर ये सारी चीजें मुराद अली शाह थे तो आज सबसे बुरे आदमी कैसे हो गए शेख साहब? मैं बताता हूँ, मुराद अली शाह साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, सब समझते थे कि बड़ा अच्छे। उस वक्त की बात है 2012 की, जब मैं स्क्यूली का सदर था, मैं मिनिस्टर था, यहाँ एडवाइजर था विद द स्टेटस ऑफ मिनिस्टर, सिंध गवर्नमेंट के एलाइज थे हम। उस वक्त ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं रिलीफ का एडवाइजर था विद द स्टेटस ऑफ मिनिस्टर। तो आदमी तो वही है ना। सुनिए ना मालिक भाई, सुनिए ना, जब इनका पता चला कि ये तो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल है, ये तो टेक्निकल क्रिमिनलिटी करते हैं, इन्होंने जो ओमनी को आज तक जो कुछ किया है, मैं तो कहता हूं कि आज तक जो कुछ उसके बाद पता चला है ना, नैब को कि शुगर माफिया, शुगर मिलों का स्कैंडल बाद में हुआ, पावर प्लांट्स का स्कैंडल बाद में हुआ, रोशन सिंह का स्कैंडल बाद में हुआ, गंदम की चोरी का स्कैंडल बाद में हुआ, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर जो सिंध के अंदर चोरी हुई है 957 अरब 10 साल के अंदर करप्शन हुई, मुराद अली शाह साहब के कलम से निकला। देखिए मैं वो शुरू था वो तो शेख साहब जब आप एलाए थे तब आपको नजर नहीं आता था कि आप देखना नहीं चाहते थे कि व्हाइट कॉलर क्रिमिनल है? अरे भाई पता नहीं, इन्होंने कार्रवाई CM बनने के बाद ज्यादा की है। शुरू में 1-2 साल इन्होंने उसमें रखा, चकमे में रहे पूरी सिंध, पूरी सब लोग बड़ा बड़ा अच्छा वजीर। शाह साहब चले, शाह साहब का व्यू पॉइंट ले लें। शाह साहब आपके चीफ मिनिस्टर कलंदर से वो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल बन गए हैं, क्या कहेंगे? 2011-12 का क्लिप है ये, बता दो 2011-12 जी शाह साहब। सर ये बस जब खुद पर कोई एक्शन हो और इस तरह की बात हो तो फिर तो जाहिर है ये हो, लेकिन उस वक्त शेख साहब के ख्यालात हमारे लिए यही थे चीफ मिनिस्टर साहब के लिए। और एक बात और भी अर्ज़ करूं कि चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब यहाँ पे जो तरक्याती काम हो रहे हैं पूरी सिंध में, और आपको एक ही सूबे में ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, वो सूबा सिंध है, और वो चीफ मिनिस्टर साहब भी कर रहे हैं, और उनकी जो शख्सियत है वो बेदाग है। अब जाहिर है इनके वहाँ पे एक्शन हुआ है इसलिए ये रंजीदा हैं, तो इस तरह की ज़रूर बातें करेंगे, लेकिन जब कोर्ट में इशू है सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। हमने तो कहा है
कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इसका नोटिस लें और ख़ुद कोई कमीशन बना दें, जुडिशल कमीशन बना दें, हम उसके लिए हाजिर हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब को कमीशन बना के भेजें, जिस तरह वो सब थपा रहे थे, शाबाश दे रहे थे। जी बिल्कुल कबूल है, बिल्कुल कबूल है। ठीक है, चलें इस सब्जेक्ट में इतनी बहुत बात हो गई है। अब जरा हम दूसरे सब्जेक्ट पे आ जाएं। दानियाल अजीज साहब ज्वाइन कर गए। दानियाल अजीज साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, PMLN सीनियर लीडर हैं। और जब मुशर्रफ साहब थे तो आपको याद होगा नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो था, NRB, उसके भी चेयरमैन रहे थे। और उस ज़माने में जो मुशर्रफ साहब के ज़माने का टोटल लोकल बॉडीज़ का निज़ाम था और वो उसके बनाने में आर्किटेक्ट्स में शामिल थे और उसका बहुत बड़ा हिस्सा आज भी लोकल बॉडीज़ में है। और आज हम इसलिए बात कर रहे हैं नाज़रीन क्योंकि लोगों का ख्याल है कि शायद लोकल बॉडीज़ का ज़्यादा इफेक्ट देहात में है और विलेज काउंसिल्स है, शहरों में उतना ही बड़ा इम्पैक्ट है। बिकॉज शहरों में जो आपको बजट्स मिलने हैं वो आपकी कॉरपोरेशन को सबको इसी निज़ाम के तहत मिलने हैं। और जो अब गंदगी, सड़कें, पानी हम रोना रोते हैं, ये सारा लोकल गवर्नमेंट का है। फ़ारूक आपसे शुरू करता हूँ। आप लोगों ने पंजाब के 3 साल पहले ही उड़ा दिया, टाइम से पहले आपने कहा जी एक्ट नया आ गया और उड़ा दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कमेंट्स दे दिए हैं कि इससे बड़ा डेमोक्रेसी का कत्ल नहीं हो सकता। अब ये पटिशन चली गई है, अब लग जाएगी वहाँ पे और आप लोगों को ये लगाना ही पड़ेंगे, फाइनेंस कमीशन बनना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको सारे होना पड़ेगा। कोई जस्टिफिकेशन है जो आप लोगों ने एक निज़ाम ख़त्म किया वक्त से 3 साल पहले और वो बैठा हुआ 2019 में ख़त्म? देखें मालिक साहब, बात यह है कि आपके इल्म में है, हम तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सबसे पहले निज़ाम लेकर आए जब हमारी हुकूमत थी और हमने तो वहाँ पर इफ़ेक्टिव निज़ाम लेकर आए, वहाँ पर इख्तियारात उनको दिए, उनको फ़ंड्स दिए। सालाना 50 अरब रुपए से ज़ायद के फ़ंड्स खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट्स के ज़रिए डेवलपमेंट के लिए दिए वहाँ पर। ये बात ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जो पंजाब का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था लूला लंगड़ा सिस्टम था, इख्तियारात ही नहीं थे। विद द स्ट्रोक ऑफ पेन जो चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे का, वो किसी भी मुंतखब लोकल गवर्नमेंट को जो है वो घर भेज सकता था। और जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट तो आपकी हुकूमत की आप दे देते इख्तियारात? मैं आ रहा हूँ ना, वो इख्तियारात चीफ मिनिस्टर स्ट्रोक ऑफ पेन से दे देता इख्तियार। मैं अब आपको बता रहा हूँ, वो तमाम तर इख्तियारात जो है वो दिए हैं उनको। और पिछले साल कोविड आ गया, कोविड ना आता तो अभी तक जो है वो लोकल गवर्नमेंट जो है वो इन प्लेस होनी थी। अब इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी दे दिया है, तमाम तर तैयारी भी मुकम्मल हो चुकी है और इंतखाबात होने जा रहे हैं और ज़बरदस्त निज़ाम लेकर आ रहे हैं। इसमें मैं थोड़ा आपको बताता चलूँ, डायरेक्ट इलेक्शन हम लेकर आ रहे हैं, चाहे वो लॉर्ड मेयर का हो, चाहे वो तहसील की सतह के ऊपर हो, जिसमें आम वोटर जो है वो मुंतखब कर सकता है। पॉपुलैरिटी कंटेस्ट होगा, पार्टी बेस होने जा रहा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें एक और चीज़, पहले काउंसलर्स की, नाज़मों की, नायब नाज़मों की बोलियाँ लगती थी, को मोटरसाइकिल पे ख़रीदा जाता था, को सुजुकी मेहरान पे ख़रीदा जाता था। ये भी एक अंसर था बहुत बड़ा इनडायरेक्ट इलेक्शन के अंदर। अब वो नहीं होगा, अब हकीकी नुमाइंदगी सामने आएगी, जो पॉपुलर होगा वो मुंतखब होकर आएगा और वो डिलीवर भी करेगा। और हमारा तो ये मंशूर का इंपॉर्टेंट हिस्सा है और आइन की भी बाइंडिंग है, आर्टिकल 140A की भी ये बाइंडिंग है। और हमारा तो शुरू से ये गवर्नेंस मॉडल ये रहा है और इंशाल्लाह इसको हम इन प्लेस करने जा रहे हैं और ये डिलीवर करें। जस्टिफिकेशन अभी भी नहीं है 3 साल पहले। अब या तो आपने जब हटाया था तो आप विदिन ईयर आप खत्म कर दें। उसमें 19 से आपने उड़ा दिया। देखें उड़ाया, नया एक्ट आ गया, एक्ट के बाद जो है उसके ऊपर हल्का बंदियों के ऊपर काम शुरू हुआ, इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया। उसके खिलाफ हल्का बंदियों में यूजुअल एतराज़ात लगते हैं, लोग पटिशंस में जाते हैं, वो तमाम चीज़ों में गए। मेन वाइल कोविड आ गया, मुल्क में क्या पूरी दुनिया में इमरजेंसी थी। उन हालात के अंदर तो आपको पता है ज़मीनी इंतखाबात भी नहीं हो पा रहे थे। अब हालात नॉर्मलिटी की तरफ जा रहे हैं और हमने शेड्यूल भी दे दिया है। KPK के अंदर भी इंतखाबात होने जा रहे हैं। अप्रैल से ऑनवर्ड जुलाई तक जो है वो पंजाब में भी इंतखाबात हो जाएंगे। तो लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपनी पूरी आबोताब के साथ, पूरे इख्तियारात के साथ जो है वो रीइंस्टेट होने जा रही है। दानियाल, आपने तो लोकल गवर्नमेंट में बहुत काम किया हुआ है, शायद ही किसी और बंदे ने पाकिस्तान में इतना किया हो। लेकिन पहले मैं एक पॉलिटिकल सवाल करना चाहता हूँ। लोकल गवर्नमेंट के अब इलेक्शंस अनाउंस हो गए और अगर ये एज प्लान्ड, अगर ये अब प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड वगैरह भी आ जाता है और उसके मुताबिक तमाम वो पावर्स फाइनेंशियल की और जो नेशनल इकनॉमिक काउंसिल थी वो भी इफ़ेक्टिवली काम करती है, आइन के मुताबिक तमाम फंड्स की एलोकेशन, डिस्पर्समेंट वगैरह अब ये इसके मुताबिक होगी फाइनेंस कमीशन के, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के, तो असल फाइनेंशियल पावर और सारी तो चली जाएगी लोकल गवर्नमेंट में। और गवर्नमेंट ने जो टाइमिंग की है,
अब क्यों को पीडीएमए की तहरीक में जाके बंदे देगा या इस्तीफे या लड़ेगा या अपनी पावर छोड़ेगा? तो ये लोकल गवर्नमेंट, और अगर ये इन चीज़ें वापस पावर्स फाइनेंशियल सारी आ जाती हैं तो आपका तो ये पीडीएमए का इन्होंने बेड़ा गर्क नहीं कर दिया, स्टीम नहीं निकाल दी? बिल्कुल भी नहीं जी सब। मैं दो बातें करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो इससे ज़्यादा भोंडा और नाकस निज़ाम बन ही नहीं सकता था। ये एक इन्होंने सेल बनाया था प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में, जो कि इनका उसमें ये ब्यूरोक्रेट्स हैं 2-3 जिन्होंने इनका 100 डे एजेंडा लिखा था, उन्होंने ये सारे का सारा बनाया और उसमें टोटली जो है उनके इख्तियारात जो है वो डिन्यूट कर दिए हुए हैं और डाइल्यूट करते हुए हैं। इन्होंने 2 एक्ट बनाए हैं, एक इन्होंने बनाया विलेज पंचायत एक्ट और एक इन्होंने बनाया लोकल गवर्नमेंट एक्ट। इनका जो एक डॉक्यूमेंट हमने हासिल कर लिया था इनके उस सेल से जो पीएम सेक्रेटेरिएट में था, उसमें इनका असल में मंसूबा ये था, जो इनकी टोटल एक रिगिंग की स्कीम थी कि इन्होंने विलेज पंचायत एक्ट जो है वो नॉन पार्टी रखा है ताकि उसमें जाहिर ना हो सके कि पीटीआई कितनी बुरी तरह पिट गई है नहीं पिट गई है। और इनका प्लान ये था कि 1 साल पहले ये विलेज काउंसिल का एक्ट करवाएंगे, वहां पर फिर ये पैसों की तकसीम करेंगे, खरीदो फरोख्त करेंगे और तकरीबन 12 क्लॉजेस ऐसी हैं विलेज पंचायत एक्ट में जिसमें वो बरतरफ कर सकते हैं ये विलेज काउंसलर को, विलेज काउंसिल के चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन को वगैरह। और जो ज्यादा किसी पार्टी के साथ वो बसता है, अगर वो नहीं मानते तो जिस तरह आजकल ये कर रहे हैं, किसी की गाड़ी में से हेरोइन निकाल लेते हैं, किसी की गाड़ी में से कोई चीज निकाल लेते हैं, उस पर इन्होंने इनको बकायदा फारग करना था और इसको क्लीन करके 1 साल चला के जब ये महसूस करते कि हम तैयार हैं, फिर उन्होंने आना था कि हमने काफी खरीदो फरोख्त कर लिया है अपने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के ऊपर। वो इन्होंने कराया पार्टी पे, उसमें भी इनको शक था कि हम बुरी तरह हार जाएंगे, तो फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पार्टी लिस्ट सिस्टम पे कराया। पार्टी लिस्ट सिस्टम पे हल्के नहीं होते, आपने पूरी तहसील गवर्नमेंट के या अर्बन लोकल काउंसिल के आपने एक लिस्ट देनी है, उसमें जितने फीसदी आपके वोट डले पूरे हल्के में से, उसमें उतने फीसदी जो है आपके मेंबर जो है उसमें से चुने जाएंगे। और इस तरह से शायद, क्योंकि अगर हल्का वाइज होता तो इन्होंने हर हल्के में हार जाना था। तो ये सारी की सारी स्कीम जो है इन्होंने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नहीं बनाई, ये सबसे बड़ा सामने है। तमाम इंतजामिया के जो अमूर हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनके अफसरान हैं जो उनके पास असल इख्तियार है। इसको तहसील तक डाउनग्रेड करके जो आपकी हेल्थ है, एजुकेशन है, तमाम आपकी एग्रीकल्चर है, आपकी लाइफ स्टॉक है, फिशरीज है, जितने भी महकमा जात हैं उनके सारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेड्स हैं, डिसीजन मेकर है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठते हैं। नीचे जो अफसर हैं वो उनके ऊपर तो कोई असर, इसलिए इन्होंने इसको टोटली डिन्यूट कर दिया हुआ है। मेन मकसद क्या था डीएमजी का, जो इनके एडवाइजर बैठे हैं वहां पर जिन्होंने इनका लंबे से एजेंडा बनाया था, वो चाहते हैं कि किसी तरह उनको वापस मैजिस्ट्रेसी निजाम मिल जाए। जब तक पुलिस एक सेकंड यहीं रुके एक सेकंड। मैं शाह साहब के पास जाने से पहले क्विक फरूख आपसे, अगर पहली फेज में आपने पंचायती और विलेज करना है, इसको आपने नॉन पार्टी क्यों किया? देखिए नॉन पार्टी का मकसद ये है, ये तो ज़ियाउल हक ने भी किया था, फिर वही बरादरीज़म। आप चाहते हैं कि इलेक्शन बरादरी के और वो उस बरादरीज़म पे नहीं होता। मैं आपको एक बात, दनियाल की बात में वजन है, मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करने लगा हूँ। देखें बात ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। अब होता ये है कि एक को टिकट पीएमएल ने दे दिया, एक को पीपल्स पार्टी ने दे दिया और आपकी ही पार्टी के 4 ग्रुप और खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा और लोग भी, जिन लोगों के अंदर पोटेंशियल है वो लोग नहीं आते। यहाँ पर लोग टिकट्स मांगते हैं, जी हमारी पार्टी के साथ बड़ी पुरानी एफिलिएशन है, उस बुनियाद पे टिकट दे दें आपको। लोगों को टिकट मिल जाता है, जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक है वो नहीं आ पाती। ये कैसी डेमोक्रेसी है, ये कैसी डेमोक्रेसी है जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी लोगों को कहती है कि तो पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन ना करो। नहीं ज्वाइन करें, लेकिन इस बात का वजन मुझे जवाब दें, मुझे बताएं ज़ियाउल हक ने क्यों किया था? नहीं ज़ियाउल हक का तो नहीं, ज़ियाउल हक ने इसलिए किया था ना कि आप बरादरी पे आए और बाद में आराम से बंदे को आप सरकारी पार्टी में शामिल कर लें। वो लोकल बॉडीज, एक सुन लें, क्लैरिटी सुन लें, वो लोकल बॉडीज का इलेक्शन नहीं था, वो आपका नेशनल असेंबली का, आपका सूबाई असेंबली का इलेक्शन था। वो इलेक्शन की बात सुन तो लेना, इलेक्शन था। यहाँ बात हो रही है एक छोटी विलेज पंचायत काउंसिल की। एक विलेज के अंदर कितना वोट होगा? 4000 वोट होगा, 5000 वोट होगा, से लेके ऊपर तक आपका 5000। एक मिनट, इसमें एक सोच है, बड़ी अहम सोच है। 5000 वोटों के अंदर आप जो है वो 10 ग्रुपों की आपस में लड़ाई करवा दें, या वहां पर बैठ के लोग जो उनके अपने मसाइल और मसाइल को पार्टीज का मसला है, कौन किसको टिकट देती है, आपका क्या मसला है? पॉलिटिकल पार्टीज का मसले से मुराद नहीं है। ग्रुप्स उस वक्त भी बनेंगे, लोग एक दूसरे के ऊपर हाथ भी रखेंगे कि ये मेरा ग्रुप है, ये मेरा ग्रुप है, वो तमाम चीजें होंगी।
लेकिन हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, ज्यादा से ज्यादा लीडरशिप ऊपर आए। शाह साहब, आप इनकी ये लॉजिक मानते हैं? जो जिले का इलेक्शन है, जो तहसील काउंसिल का है, वो तो पार्टी बेस है ना, जो आप बल्दियात का जो मैटर करता है। जो ये चाह रहे हैं कि जो बेसिक बुनियाद, जो बेसिक ईंट है बुनियाद की, उसको काबू कर लें। हम लगता ही है कि चाहते हैं कि हम नॉन पार्टी पे लाएं, वो आज़ाद लगें, उनको बाद में पूरा जो भानुमती का कुंभा बना के इकट्ठा कर लें, और आमतौर पर लोग जो रूलिंग पार्टी है उसके साथ ही चलते हैं, तो इनके लिए तो बड़ा आसान हो जाएगा। सर ये कंट्रोल डेमोक्रेसी चाहते हैं और उसी का ये एक फेज़ है। और दानियाल साहब बहुत माशाल्लाह इस पर दस्तरस रखते हैं, इस पूरे सिस्टम पर। उन्होंने जो आपसे बात की वो बिल्कुल ठीक है। ये और जिस तरह ये चाह रहे हैं, ये पूरा कंट्रोल डेमोक्रेसी, और बाद में उसको जिस तरह चाहें। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि चलें लाहौर में, पंजाब में तो इनकी पार्टी के लोग नहीं थे, तो इन्होंने उनको 3 साल पहले ही घर भेज दिया। केपी में इलेक्शन नहीं हुए, बलूचिस्तान में इलेक्शन नहीं हुए, और एक टर्म जहाँ पे पूरा हुआ है, ये वही हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिसकी तरफ बहुत सारे इल्ज़ामात ये सब लगाते हैं। उसके बावजूद वहाँ पे ये टर्म पूरा किया गया, और जो उसमें थे कवानीन उसके लिहाज से। लेकिन उसमें भी मैं आपको अर्ज़ करूं कि बड़ी जदोजहद है दानियाल अजीज़ साहब की इस सिस्टम को बेहतर और मजबूत करने में। हम लोग कोर्ट्स में भी जाते थे, और वहाँ पे भी इसको बाद में बड़ी उजलत में ये एक फ़ैसला दे दिया गया है जी कि महीने के अंदर आपने सारी कानून साजी करनी है, और जिसके लिहाज से हर जगह जो भी कवानीन बने वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं थे। अब जिस तरह हम लोग भी यहाँ पे इसको बेहतर बना रहे हैं। एक और चीज़ मालिक साहब, सिर्फ मैं अर्ज़ करूँ कि जो अलीम आदिल साहब ने कहा कि वहाँ पे लूट मार की गई, वहाँ पे कोई लोग नहीं रहते थे। 4 जगहें ऐसी थीं जहाँ पे ये रिपोर्ट हुआ कि फैमिलीज़ हैं, वो उनको कुछ नहीं किया गया। बाकी जहाँ भी ये इंक्रोचमेंट हटाई गई हैं, वो वही थे जो कमर्शियल तौर पर यूज़ होते थे, या जो वैसे ही जगहों पे कब्ज़े किए गए थे। तो ये मैं इसके लिए आपको बिल्कुल ये ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। दूसरी सारी फिल्म्स तो आ गई सोशल मीडिया पे, ये कहाँ से नहीं आ रहा कि किसी की चोरी की, किसी से जो इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और ये बिल्कुल मफरूज़े हैं और गलत इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। रही बात ये जो लोकल गवर्नमेंट है, तो जी इस पर जो ये नई चीज़ें, नए तजुर्बे किए जा रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए। पहले ही यहाँ पे सिस्टम मौजूद हैं, उनको बेहतर किया जाए। हमारे पास 3-4 यहाँ पे रहे हैं एग्जाम्पल, जो 79 का या पहले का एक मॉडल था वो है, फिर मुशर्रफ साहब का मॉडल आया, फिर अभी जो मुख्तलिफ सूबों ने अडॉप्ट किया वो है। तो कोई ऐसा बनाया जाए जो ज़्यादा इफेक्टिव हो, बेहतर हो, और जिस पर चेक एंड बैलेंस भी हो, और वो इदारे जो हैं बाइख्तियार भी हों और लोगों के काम भी आ सकें। इस तरह के फर्क ये बताएं, ये सबसे मुशावरत की जा रही है, जो पिटीशन आई है, इसका नतीजा तो फोरगॉन कंक्लूजन लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहना है बिल्कुल आइन की शिकें हैं कि इसके मुताबिक आपने ये करना। आप लोगों ने जौसा था ये प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, इसको फारिग कर दिया। जो कानून में आइन के मुताबिक नेशनल इकनॉमिक काउंसिल थी, उसके बजाय आपने एक दूसरी काउंसिल साथ बना दी जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है लेकिन एग्जेक्टिव है, जिसमें आर्मी चीफ भी आपने मेंबर बना दिए। साल में 2 मीटिंग्स होनी थी, इसकी एक मीटिंग हुई है पिछले साल के अंदर। वो सारा अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए। एक तरफ आप कहते हैं हमें लोकल गवर्नमेंट का सब कुछ है, दूसरी तरफ आइन में बड़े वाज़ेह तौर पर आपके पास लाजिम है कि आप इक्विटी के साथ इवन हैंडेडली पैसे बांटें, ये करें वो करें। प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, वो 50-50 करोड़ दे देते हैं MNAs को। उस पर बड़ी बहस पहले ही हो चुकी कि कल तक ये रिश्वत कहते थे, आज खुद भी आपने दे दी। अभी वज़ीर आला आपके गए हुए थे, उन्होंने 15 बिलियन का एक ज़िले में अनाउंस कर रहे हैं, 18 बिलियन कितने बिलियन गए कर रहे हैं। ये क्या कोई ख़ानदानी जागीर है कि मैं बादशाह सलामत हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खुश हुआ, ये लो 15 बिलियन, तुम खुश हुए, ये व्हाट इज दिस? और ये जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं, ये आप कर रहे हैं। देखें, मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात के ऊपर भी आ जाता हूँ। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बाइंडिंग्स हैं, इसके ऊपर तो कोई डिबेट ही नहीं है। तो वो तो आपने डिफाई कर रहे हैं ना, कोई डिबेट नहीं है, कोई बहस नहीं है। जहाँ तक रही बात प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के हवाले से, उसके ऊपर ऑलरेडी 2 बार फेडरल कैबिनेट जो है वो तमाम सूबों को ये बात कह चुकी है कि आप अपने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाएं, और उसके तहत जो है वो आप वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन करें, रिसोर्सेज की। तो पंजाब में तो आपकी सुन लेना,
पंजाब के अंदर भी जो है वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नोटिफाई हुआ है, उनकी ओथ टेकिंग होनी है, वो अपना काम शुरू कर रहा है उसके ऊपर। इसी तरह केपीके के अंदर होनी है, होगा, करेंगे। नोटिफाई हुआ है, नोटिफाई तो आपने इकोनॉमिक काउंसिल भी की, आपने नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल भी की, नोटिफाई हुआ है ना, आपने नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल भी की, नोटिफाई, उसकी मीटिंग ही नहीं हुई। मैं बड़े ऑब्जेक्टिव की तरफ आ रहा हूँ ना, मीटिंग नहीं हुई। देखें, आपको ये भी मालूम होना चाहिए, जिस तरह मैंने आपको कहा कि हालात नॉर्मल नहीं थे, पूरी कौम जो है, पूरी गवर्नमेंट की तवज्जो जो है वो कोविड के साथ लड़ने के एक दिन में आप जब आपको चाहिए होता है आप ऑर्डिनेंस ले आते हैं, ना, मैं आ रहा हूँ जिसमें आपको सूट नहीं करता उसमें कोविड आ जाता है। बड़े ऑब्जेक्टिव की तरफ आ रहा हूँ। देखें, बात ये होती है, कभी दानियाल साहब हमें बड़ा लेक्चर दे रहे थे, बड़ी हमें सबक सिखा रहे थे लोकल गवर्नमेंट्स का। मुझे ये बताएं कि कौन सी लोकल गवर्नमेंट जो है वो शहबाज शरीफ ने मजबूत की थी? 5 साल ये हुकूमत का आए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसों के अंदर आके दिफा करते थे, कोई एक लेक्चर शहबाज शरीफ को भी दे देना था, वो इनकी बात सुन लेते, उसको मजबूत कर लेते। वहां पर इनके अपने मुंतखब अराकीन हमारे सामने रोते थे कि हमारे पास इख्तियारात ही नहीं है, ना कोई अपनी गली बना सकता था, ना कोई नालिंग बना सकता था, ना कोई सोलिंग बना सकता था, मेयर के पास इख्तियारात नहीं थे फंड लगाने तो बुरा था ना। जो आप कह रहे हैं फंड, पाकिस्तान की बात जो आप बात कह रहे हैं फंड्स फ्रीज करने के हवाले से, फंड्स कोई फ्रीज नहीं है, फंड्स जो है वो डी फ्रीज हो चुके हुए हैं। उस वक्त फ्रीज किए थे, सिर्फ इनके ऑडिट्स हो रहे थे, उस वजह से किए थे। उसके अलावा जो है वो फंड्स अभी तक जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स के जरिए एडमिनिस्ट्रेटर्स मौजूद हैं, उनके जरिए जो शहरी हुकूमतें होती हैं इख्तियारात, उनके जरिए वो मेरी इत्तला के मुताबिक अभी आपके डी फ्रीज हो चुके हैं। मैं पंजाब का आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मुसलसल दूसरा साल है। पहले PMSP 1 आया, PMSP 2 के तहत जो है वो डी फ्रीज होके पैसे लग भी रहे हैं वहां पर। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बात यह है कि हमें ट्विस्ट नहीं करना चाहिए हकाइक को जो है वो सामने रखना चाहिए। मुझे आप ये बताएं कि कितना बड़ा जुल्म है, 18वीं तरमीम करवा ली, जिसका क्रेडिट पीपल्स पार्टी लेती है। मुझे बताएं, क्या सूबों को नीचे लोकल गवर्नमेंट्स को इख्तियारात इन्होंने ट्रांसफर किए थे? वो तो नहीं किए इन्होंने। तो अपना जुर्म माने ना, आज कौम से माफी मांगे। आज हमसे सवाल पूछने वाले खुद क्यों नहीं इस चीज का जवाब पहले इन 2 बातों का जवाब दें। आप जो अब इन पे इतनी तनकीद कर रहे हैं, तो क्यों आप लोगों ने इन पे नहीं दिए? आप लोगों ने भी बिल्कुल सारा लाहौर ही कंट्रोल करता था। 620 अरब रुपया लाहौर में खर्च हुआ है। अगर बुजदार जाके राजनपुर में या डीजी खान जो अंडर प्रिविलेज एरियाज हैं वहां पर दिल का अस्पताल बना रहा है, तो कोई बुरी बात नहीं है इसमें मालिक साहब। लेकिन उनको कहें कि जो सरकार के पैसे से अस्पताल बने ना 4-4 अरब के, उनको अपने वालिद मोहतरम का नाम रखने पे नहीं करना चाहिए। नाम चेंज, हाँ, ये भी लोगों का पैसा लोगों के नाम रखें, अपना खानदानी नाम करवा देते हैं। अस्पताल तो ठीक बना है ना, नहीं अस्पताल तो मानते हो ना, नाम दा रौला नहीं, नाम दा रौला खत्म करा देगा। जी दानियाल, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये लोकल गवर्नमेंट इतनी ही नाकिस थी और इतनी ही बेबस थी, तो इनको 2 साल से इन्होंने फारग कर दिया है, खुद ये इलेक्शन करवा नहीं सके। तो जो यार अपना बताएं ना, क्या तजावीज दी, क्या मंत्र अमल कराया? जो भी मुकामी आफत आती है, चाहे वो फ्लड हो या जो भी हो, उसमें हमेशा ये जिक्र किया जाता है कि सबसे कलीदी किरदार जो है वो लोकल गवर्नमेंट अदा करती हैं। तो ये जो खला इन्होंने छोड़ा है, इसी में तो उनकी मुआवनत और मदद होनी थी। असल में तो ये एक सियासी चाल इन्होंने चली है, जो ये मुख्तलिफ हवालों से अब मानना चाह रहे, और फिर ये खुद करवा भी नहीं सके इलेक्शन। और 2 साल से अब क्या हो रहा है कि ये जो फंड इन्होंने फ्रीज किए हैं, ये इन्होंने अपने MPA MNAs को अपने इन हल्कों में अलॉट किए हुए हैं और वो स्कीमें दे रहे हैं। असल बात सिर्फ इतनी कि इन्होंने पैसे खुद लगाने थे, और वो कैसे लग रहे हैं वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने आ जाना है। लेकिन दानियाल, मुझे एक बात बताएं, तो एक मुझे मुकम्मल कर जी बात का जवाब देता हूँ। जी, जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, वो जो ये फरज साहब है, इनको शायद इसकी मालूमात नहीं है, क्योंकि ये बाला निज़ाम बन के आया है। जब ये बन के पंजाब में दिया गया था, तो उस वक्त इनके अपने जो मुख्तलिफ जमातें इनके साथ मुंसलिक हैं, कोalition गवर्नमेंट्स हैं, उन सारों ने इसको ओन करने से इनसे माफी मांग ली कि इतनी तबाही हम नहीं देख सकते। इनकी पंजाब में भी यही हुआ, और उन्होंने फिर कमेटियां बनाई कि अच्छा हम इसको रिव्यू कर रहे हैं। असल में तो ये खुद भी सेटल्ड नहीं है, ये ब्यूरोक्रेसी का बनाया हुआ है, और बनाया उन्होंने इस तरह से है कि जैसे खुद माशाल्लाह ये सिलेक्टेड हुकूमत आई हुई है, लोकल गवर्नमेंट्स भी सिलेक्टेड ही देना चाह रहे थे। लेकिन दानियाल लेकिन नहीं, मेरी बात सुन ले। आपको पता है मैं कभी मफरूजों पे या गपशप की आदी नहीं हूँ। मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ बात कर रहा हूँ। मैं जो आपको हवाले दे रहा हूँ वो इनके डॉक्यूमेंट की दे रहा हूँ जो हमारे पास आ गया है। वो इंशाल्लाह मैं अभी यहाँ पर फतीरकी के लिए हूँ, मेरे वालिद और वालदा साहिबा का, मैं गाँव में हूँ। मैं जब वापस आऊंगा इस्लामाबाद में, मैं बकायदा वो डॉक्यूमेंट आप सारों को दिखाऊंगा, पूरे पाकिस्तान को दिखाऊंगा कि इन्होंने किया क्या है। जो बात मेरी मुकम्मल हो सकी वो मैं करना चाहता हूँ। ये सारा का सारा ब्यूरोक्रेसी ने बनाया है, इनको खुद को नहीं पता, इनके MPs MNAs को कि ये क्या निज़ाम है, लिटरली इनको नहीं पता।
लेकिन ये बनाया इसलिए गया है ताकि अगर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नहीं होगी तो फिर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन नहीं बनानी पड़ेगी। अगर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन पुलिस ऑर्डर के तहत नहीं बना सकेंगे क्योंकि उसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर हैं, तो फिर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का वैक्यूम रहेगा और मैजिस्ट्रेसी का केस जो है वो ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने ये तश्कील दी है वो दोबारा ये बहस कर सकते हैं। इन्होंने एक किस्म का ये किया है कि डिस्ट्रिक्ट को जो है एक डिविजनल सूरत हाल बना दिए ताकि वहाँ कोई इलेक्टेड बॉडी ना हो। अपना जवाब नहीं दे रहे, सवाल जवाब पूछे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये टोटल प्री पोल रिगिंग पे मुश्तमिल निजाम इन्होंने बनाया है। इनके चूंकि वोट नहीं है, इन्होंने एक पार्टी लेस इलेक्शन करवाना था विलेज लेवल पे, वहां पर इन्होंने वो ठीक है दानियाल, लेकिन मेरी बात का एक जवाब दें। मेरा एक सवाल ये आपसे मैंने पहले भी पूछा था कि सैकड़ों अरब रुपए, एक मिनट अलाउ मी टू फिनिश। नहीं जवाब जो जहाँ तक इनका प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की बात है वो टोटली एक मजाक है। अगर वो एक्ट आप पढ़ें जो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट का बनाया है उसमें जो सबसे अहम बात होती है वो ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक जो प्रोविंशियल पब्लिक फाइनेंस कमीशन है उसके जो सिफारिशात हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं, जो अवार्ड है, इट हैज टू बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन। ये लफ्ज इन्होंने बीच में से निकाल दिया। इसका मतलब क्या है कि वो रिकमेंडेशन दे देगी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन और बैठ के ब्यूरोक्रेट का जो मर्जी होगा वो बैठ के वो उसका बना लेंगे जो सीएम साहब। अच्छा, लेकिन मुझे एक चीज बताएं, ये तो टेक्निकल बात होगी, मेरा सवाल वही है, सैकड़ों अरब रुपए बहरहाल लोकल गवर्नमेंट के पास आएंगे। आपने भी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन लड़े हुए, नासिर हुसैन शाह साहब भी लड़ते हैं, फरूख भी अपने लोकल लेवल पे इनके ग्रुप्स इलेक्शन लड़ते होंगे। आपको पता है लोग एमएनए और एमपीए की सीट छोड़ देते हैं, लोकल लेवल के ऊपर वो अपना असर रसूख के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अब जब और सैकड़ों अरबों रुपये भी आ जाएंगे लोकल गवर्नमेंट्स में और ये इलेक्शंस का शेड्यूल भी आ गया हुआ है, किस तरह पीडीएम इन्हीं लोगों से अपने ट्रक भरेगी या जलसे भरेगी? बिकॉज तरजीहात तो बड़ी क्लियर हैं, वो पार्टी एमपीए की सीट छोड़ देंगे लेकिन वो लोकल गवर्नमेंट के लेवल के इलेक्शन को तो बॉयकॉट नहीं करेंगे। तो कहाँ गई फिर? मालिक साहब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक जगह नहीं जाना इन लोकल गवर्नमेंट के पास। सबसे बड़ा जो इनके पास अमाउंट है वो 2.5% ऑफ जीएसटी है जो फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करके तो शिफ्ट करती है प्रोविंसेस को। वो अब बिलियंस और बिलियंस में चला गया है। ये जो सारी की सारी लड़ाई है ये इन्होंने वहां पर पहले वो पैसे ईयरमार्क को कहते थे कि ये वो 2.5% रकम है जो इनको माहवार वहां से नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत शिफ्ट होती है कि जो आपने लोकल गवर्नमेंट को देनी है, उसको इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स ने बड़े तरीके से जम कर दिया है। एक ही अमाउंट वन लाइन आइटम जाती है, आप बता ही नहीं सकते कि इसमें से 2.5% कितनी है जो लोकल गवर्नमेंट को जानी है और जो सूबे के पास विदहोल्ड होनी है जो उन्होंने खर्चे है वो कितनी है। इसलिए इन्होंने लोकल गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल पब्लिक फाइनेंस कमीशन है उसको भी मस्त कर दिया हुआ है, उसकी रिकमेंडेशन को सिफर के साथ इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है। ये एक टका नहीं जाना, ये आपके ख्वाब है, ये सारे मेरे हाथ के बनाए। इन्होंने कितने टके देते थे, कितने पीएफसी किए हैं शहबाज शरीफ ने? दानियाल साहब जरा शहबाज शरीफ ने कितने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन किए थे बता दें, कितने फंड्स दिए थे लोकल गवर्नमेंट को बता दें जरा। मेरे साथ आप बड़ी एकेडमिक गुफ्तगू में चले गए, ये आप तमाम चीजें अपने एमपीओ को दीजिएगा और पंजाब असेंबली में ले आएगा जब ये एक्ट के तौर पे पेश होगा। आर्गुमेंट में देखें ना, फिर आप लड़ना शुरू कर देते हैं। जब सर मैं लड़ नहीं रहा, आप हमारे पे तनकीद कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने कितना प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के कितने अजलास किए, कितने रिसोर्सेज दिए, कितने पैसे दिए? लाहौर के अलावा तो आपकी तरजीहात में कोई चीज शामिल नहीं थी। आप जज्बाती ना हो। मैं जज्बाती नहीं हो रहा, मैं तो हकाइक सामने चलें इसका जवाब ले लेते हैं ब्रेक के बाद। मुझे ब्रेक लेना है, फिर मैं नासिर शाह साहब से ये भी पूछता है कि यहाँ तो चलें बहस चल रही, क्या होगा कैसे नहीं होगा। सिंध तो अभी रजामंदी नहीं नज़र आ रहा है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाने पे और काफ़ी मजबूरियाँ साइड की हैं। लेकिन मैं नाज़रीन से एक स्टैटिस्टिक शेयर कर दूँ कि इसका आपको अंदाज़ा हो जाए स्कोप कितना बड़ा है। जो नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बलीज अगर आप मिला लें तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज बनती हैं, हल्के बनते हैं तकरीबन 850, 849 टू बी प्रिसाइज। लोकल गवर्नमेंट के सिर्फ पंजाब के अंदर तकरीबन 25,000 हल्के बन जाएंगे। ये इस लेवल का इलेक्शंस होने हैं और ये जो पीडीएम के लीडरान का कहना है कि फ़र्क कोई नहीं पड़ता, मैं ज़रा इससे डिसएग्री करता हूँ कि इतनी मैसिव एक्सरसाइज में जब इतने लोग इन्वॉल्व होंगे तो वह एक एहतजाजी तहरीक पे कैसे चलेंगे। बहरहाल ये बातें इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द शो। जी शाह साहब ये बताएं, आप लोग तो सिंध में आप तो इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि अभी हम करवा ही नहीं सकते।
जी देखें, वो इस वजह से हम तो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा है कि इलेक्शन ये करा दिए जाएं, और हम नए कवानीन भी बना रहे हैं जिन पर बहुत ज़्यादा काम भी हो चुका है कि इन इदारों को ज़्यादा बाइख्तियार बनाएं। लेकिन जो यहाँ पे इशू है शुरू से, जो सेंसस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, जो हर जगह पे बात उठाई गई है, जिसके लिए लोग कोर्ट में भी गए हुए हैं, और सीएम साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी और दीगर जो भी इदारे हैं वहाँ पे भी ये बात की हुई है, जिस पे कहा गया था कि 5% जो है कराची में रैंडम चेकिंग की जाएगी, मतलब दोबारा से, और फिर उसके लिहाज से रिजल्ट बनाए जाएंगे। तो हम उस वजह से कह रहे हैं, अदरवाइज हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जाहिर है अब सेंसस 98 वाले सेंसस पर तो इलेक्शन नहीं हो सकते। मेरा तो ख्याल था कि शायद आप लोग समझ गए हो जाएंगे। मेरा तो ख्याल था कि आप लोगों ने इनकी गुगली को छिका मार दिया, जो इन्होंने गेम की के इलेक्शन अनाउंस कर दिए लोकल गवर्नमेंट के पीटीआई ने। मैंने कहा आप लोगों ने शायद इसका हल ये निकाला, ठीक है ना हम इलेक्शन करवाएंगे, ना हमारे लोगों की टेंशन बटेगी, हम आराम से अपनी एहतजाजी चीज करेंगे। नहीं, एक चीज मालिक साहब, आपके तवज्जुह से सबको अप्राइज कर दूं कि पीडीएम में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जो भी प्रोसेस होगा उसका हिस्सा जरूर बनेंगी। आप देख लें, बाय इलेक्शंस हो रहे हैं, हम हिस्सा ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी नहीं, तो आप ये कह रहे हैं पीपल्स पार्टी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में हिस्सा लेगी? सर, पीडीएम के सब लोग लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस होंगे उनमें हिस्सा लेगी, क्योंकि वो फेज वाइज होंगे। हर सूबे में कुछ डिवीजन्स में होंगे, कुछ डिवीजन में बाद में होंगे। तो बेफिक्र रहें, इलेक्शंस में भी हिस्सा लेंगे, लॉन्ग मार्च भी करेंगे, हमारे यहाँ जो एजिटेशन है वो भी जारी रहेगा जब तक इस नाअहल सिलेक्टेड हुकूमत से जान नहीं छुड़ा ले। तो फर्क फिर ये आपका जो सा ब्यूरोक्रेट्स का बनाया हुआ प्लान था फेल हो गया। देखिए, ब्यूरोक्रेट्स का बनाया हुआ प्लान नहीं है ये, इनको हर चीज़ ब्यूरोक्रेट्स की लगती है। इसमें पॉलिटिकल लोगों की इनपुट शामिल है। ये भी हमारे इत्तेहादियों के हवाले से बात कर रहे थे, तारिक बशीर चीमा साहब हैं और हमारे इत्तेहादी हैं, वो इसके अंदर शामिल थे। इसके अंदर हमारे पॉलिटिकल लोग जो लोकल गवर्नमेंट्स का हिस्सा रह चुके हैं, नाज़मीन हैं, वो उसके अंदर शामिल थे, जिन्होंने अपनी इनपुट दी है, और इस इनपुट के अंदर उन्होंने बड़ा बेहतरीन जो है वो काम किया और अख्तियार नीचे जाने लगे। देखिए ना, 35 अरब रुपया तो अब पंजाब हुकूमत ने रिलीज़ किया है लोकल गवर्नमेंट्स के लिए। उससे पहले पिछले साल 30 अरब रुपया उन्होंने रिलीज़ किया था, इस साल उन्होंने बढ़ा दिया अभी, और मजीद जहाँ पर रिक्वायरमेंट है ग्रांट्स दे रहे हैं। बेड़ा गर्क किया हुआ था, मशीनरी नहीं थी। मैं फैसलाबाद की हालत आपको बता रहा हूँ, कवासा का बेड़ा गर्क करके डेली वेजिस में मुलाजमीन भर्ती करके चले गए। जिस तरीके से इन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों का बुरा हाल था, कैपेसिटी नहीं थी इदारों की, उनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, उनको ठीक कर रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट्स को 5 साल में इन्होंने दिया क्या है? देखें ना, इनकी तरजीहात के अंदर जो है वो पुल बनाना थे, मेट्रोज बनाना थे, ऑरेंज ट्रेन देना थी, लेकिन आप लोगों से तो मेट्रो भी नहीं बनी पेशावर में, नहीं वो तो बन गई है, बेहतरीन मेट्रो आग नहीं लग। देखें वो तो एक आप एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है। देखें उसके अंदर हमारी ये बसेस जो हैं ये कोई आउटसोर्स बसेस थोड़ी हैं। वहाँ जाके मेट्रो की बसेस का हाल देखें कितनी चल रही हैं, यहाँ तो सारी चल रही हैं, फीडर्स भी हैं, डिफरेंट चल रहे हैं। बड़ी इनको तनकीद नज़र आती है। बेहतरीन वहाँ पर बना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उसको खुद ओवरसाइटनेस की है उसकी। आप इन मंसूबों के ऊपर जिस तरह ये तनकीद करते हैं, इनको तकलीफ ये है कि पेशावर के लोगों को क्यों इतना बड़ा मास ट्रांजिट का जो है वो मंसूबा मिल गया है, वहाँ पर क्यों तरक्की हो रही है, होनी चाहिए। मालम जब्बा के अंदर आप देखें कितना बड़ा जो है रिजॉर्ट बन गया, जबरदस्त हो गया। 1 मिनट क्लोजिंग कमेंट। मैं सिर्फ ये करना चाहता हूँ जी कि जो इन्होंने हाल किया है पीआईए का, पायलट का, जो इन्होंने हाल किया सुई गैस, छोड़ें जी क्या पीआईए का, बता दिया, सब्र से सुन लेना भाई। अब तो जो इन्होंने हाल किया अपने मेट्रो का, यकीन जाने कि इससे बुरा हाल ये लोकल गवर्नमेंट से करना जा रहे हैं, और ऐसा पटाखा बोलना है ये शायद इनकी कफन में आखिरी कील होगा जो ये इन्होंने तमाशा रचाया है इस लोकल गवर्नमेंट के साथ। आप यकीन जाने इससे बुरा ढोंडा। और दानियाल साहब खुद सारी जिंदगी आप 2500 कनाल का 500 रुपये और 100 रुपया किराया देते रहे हैं पर एकड़। एक तो आप सुनते, अभी ताज़ा जगह वागजार हुई है आपसे, आप उसका तो हिसाब देना। ये पप्पू पटवारियों का, फरजंद पटवारियों का, उनका आप बताते नहीं है। मेरी बात काटने से आपने सही साबित हो जाना। नहीं, मैं सही साबित नहीं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेके बैठा हूँ जिसमें उन्होंने आपको फारिग किया। ये स्ट्रेट लैंड वागजार हुई है आपसे। ये 1960 से 1980 तक आपको लैंड लाट हुई थी। ये तो डंगरपाल स्कीम के लिए, लाइफ स्टॉक स्कीम के लिए, वो तो सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो वागजार हुई है। वो तो मान लेना, अपनी गलती तो माने। करोड़ों रुपए आपके ऊपर तावान पड़ा हुआ है, वो तावान आपने अदा करना है। ये बता दें ये तावान दानियाल साहब कब आप अदा कर रहे हैं?
सरकारी लैंड के ऊपर कब्जा किया हुआ था। ये तो अलग बहस है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, वो तो नहीं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दे रहा हूं ना, मेरा राइट है जवाब देना। ठीक है, नहीं, वो तो कानूनन वो अलग इशू है, वो ये सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सेशन कोर्ट का एक ऑर्डर लेके फिर रहे हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का सब्जेक्ट में नहीं, ये लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है कि किस तरीके से पावर में आके आप इख्तियारात को इस्तेमाल करते हैं, लैंड ग्रैबिंग कर लेते हैं, सरकारी जमीन के ऊपर बैठ जाते हैं। फारूक, लेट हिम फिनिश। जी दानियाल, क्विकली। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मुझे जरा, मैं इस्लामाबाद आता हूँ तो मैं इनको एक एक चीज गिनवाऊंगा। उनका तो खैर इलाज हम कर ही रहे हैं जिनका ये जिक्र कर रहे हैं, और वो भी वक्त बता देगा। अगर इनके पास इतनी होती तो ये करते ना मेरे पे फैसला। कोई क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं। अब आखिरकार इनके पास होशियत कंडे नहीं, तावान हुआ आपके ऊपर, करोड़ों रुपए का तावान आपने देना है। ये मैं आपको बता दूं, अफसोस की बात है कि आपने 400 मिलियन से ऊपर का आपके ऊपर। चले, मैं दोनों को अलग बुला लूंगा, दोनों को अलग बुला लेंगे, ले आऊंगा डॉक्यूमेंट्स, अलग एक प्रोग्राम कर लेंगे इस पे। लेकिन आई थिंक ये तो ओपन शट एंड केस है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। ये चले दानियाल, आपकी बात आ गई। हुकूमत को तो इन्होंने शिकस्त रेस कर दिया। चले, कोई बात। नासिर शाह साहब, 1 मिनट क्विकली। नासिर शाह साहब, क्लोजिंग कमेंट। जी बस ये होने चाहिए और बहुत ज़रूरी हैं ये इदारे। थर्ड टियर जो है उसके इलेक्शंस भी हों, ये इदारे बाइख्तियार भी हों, लेकिन जो इसका सही रूह है उस पर अमल होना चाहिए। आप पीएफसी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन एनएफसी तो 2010 के बाद दोबारा हुआ ही नहीं है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने किया था, उसके बाद तो किसी गवर्नमेंट ने ये नहीं किया कि वो उसको दोबारा लाए। वो 2021 है अभी, तो ये तो हो जाना चाहिए था। पीएफसी की बात की जाती है, एनएफसी की बात क्यों नहीं की जाती? ठीक है शाह, केपीके में हमने जबरदस्त निजाम दिया था, अब पंजाब में हम निजाम देने जा रहे हैं, इनकी तरह का चरबा निजाम नहीं देने जा रहे हैं जिसके पास जो है वो इख्तियारात नहीं होंगे। और आप देखेंगे कि इख्तियारात भी लोगों को बड़ी तादाद के अंदर इख्तियारात मिले। चले, बहुत शुक्रिया तीनों का। नाज़रीन, आप हिस्ट्री देखें, चाहे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट्स थी, चाहे पीएमएलएन की थी, और अब पीटीआई की भी गवर्नमेंट है। रियलिटी ये है कि किसी ने भी थर्ड टियर को वो पावर्स नहीं दी, फाइनेंशियल पावर्स और वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो आइन में थी। 18वीं अमेंडमेंट ली तो पावर्स नीचे नहीं की। अब ये जो गवर्नमेंट है पीटीआई की, पंजाब में भी इनकी गवर्नमेंट है, इन्होंने भी 3 साल पहले एक स्ट्रक्चर ख़त्म कर दिया, उसको रिप्लेस नहीं किया। वजूहत जो भी बताएं, अब भी जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के, जैसे दानियाल ने पॉइंट आउट किया है, अगर उस कानून आइन के मुताबिक उसकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग होनी चाहिए और वो बजट है वो उसके मुताबिक बनना चाहिए। और जैसे शाह साहब ने पॉइंट आउट किया, एनएफसी की मीटिंग्स नहीं हो रही। ये सीरियस आइनी इश्यूज़ हैं, और अगर हर मामला अदालतों में जाएगा और रिजॉल्व होगा तो कल को वक्त की हुकूमतों को, चाहे वो प्रोविंशियल हो चाहे फेडरल हो, फिर अदालती इंटरवेंशन या उसको अदालती मैवरिज्म का नाम नहीं लेना चाहिए। बिकॉज अगर अदालतों ने ही फैसले करने हैं तो फिर हम सियासतदानों को क्यों इलेक्ट करते हैं? इनको सोचना चाहिए। आइन सुप्रीम है, अपनी कन्वीनियंस नहीं, आइन का एहतराम करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।